हेलो बच्चों, वेलकम टू मेडिका मंत्रा। आज आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का, तो आज उसी के आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। कैसे हमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम लोग। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले सभी आप वीडियो को खूब अपने दोस्तों तक शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी अपलोड कर रहे हैं वीडियोस को। ठीक है। तो भी 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया था। अब उसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं ना, कि किस तरह से क्वेश्चंस हमें हमसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 21। cells become variable in morphology and function in different region of the embryo. The process is, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो के जो सेल्स हैं, एम्ब्रियो के सेल्स के जो सेल एम्ब्रियो है उसके अलग अलग रीजन के जो सेल्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी अलग हो जाए और अलग होने की प्रोसेस एंड उनका फंक्शन अलग होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, एम्ब्रियो क्या है। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि दो गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। इनका फर्टिलाइजेशन होता है, सिनगैमी होती है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद एक डिप्लॉइड सेल बनता है। ये सभी दोनों हैप्लॉइड सेल होते हैं। डिप्लॉइड सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है। अब इस जाइगोट का क्या होता है? फर्दर डिवीजन, या जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। क्लीवेज होता है। क्लीवेज से क्या डिप्लॉइड सेल का एक मास बनता है, मास ऑफ द सेल बनता है, बिल्कुल सेम सेम साइज के, शेप साइज के। इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते, जो ये सेल्स का एक मास जो बनता है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। अभी क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियो हमें समझ आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? सेल्स बिकम वेरिएबल इन मॉर्फोलॉजी। इनकी मॉर्फोलॉजी जो सेल्स हैं, किसके? एम्ब्रियो के अलग अलग रीजन के जो सेल्स हैं, जैसे यहाँ का कुछ आउटर मोस्ट सेल, फिर उसके बाद मिडिल बीच का सेल, फिर इनर मोस्ट सेल। ठीक है। तो अलग अलग रीजन के जो सेल्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी वेरी कर जाए, उनका फंक्शन अलग हो जाए। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जैसे एम्ब्रियो में सबसे पहले 3 लेयर्स बनती हैं। आउटर सेल्स उनकी मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन अलग होकर क्या बनाता है? एक्टोडर्म। क्या बनाता है? एक्टोडर्म। बीच की सेल्स बनाती, ये आउटर मोस्ट सेल्स होती जो वो एक्टोडर्म बनाती हैं। बीच की सेल्स डिफरेंशिएट या फिर उनकी मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन में वेरिएशन होने के नाते एक बनता है लेयर जिसे हम बोलते हैं मीजोडर्म। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर बनता है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। तो क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। तो ये पहले 3 लेयर बनते हैं और इसी 3 लेयर से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियो के ये मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन में, उनके सेल्स के मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन में जो वेरिएशन आने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। सेल का एक पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने की प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवॉर्म्स, स्पंजेस, टेपवर्म्स आर। अर्थवॉर्म, स्पंजेस एंड टेपवर्म ये क्या है? तो आपको बहुत ध्यान हो तो बाइसेक्सुअल एनिमल का जब हमने एग्जाम्पल बताया था तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल के हैं। अर्थवॉर्म, स्पंजेस एंड टेपवर्म्स, मतलब ये तीनों एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल है, मतलब एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं। ये तो बाइसेक्सुअल एनिमल है, और बाइसेक्सुअल एनिमल को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट। प्लांटलेट का मतलब क्या है? मिनिएचर फॉर्म ऑफ प्लांट। प्लांटलेट इन पोटैटो, डहेलिया, जिंजर एंड बनाना। ठीक है। तो इनमें पूछ रहे हैं कि द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांट, कौन सा साइट है, कहाँ से
नया प्लांट ओरिजिनेट होता है पोटैटो में, डहेलिया में, जिंजर एंड बनाना में। तो आपको पोटैटो का एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सबको याद होगा, पोटैटो का स्ट्रक्चर हमें पता है किस तरह से होगा, ठीक है। ऐसे कुछ पॉइंट्स बने होते हैं ना पोटैटो की सरफेस पर, ऐसे दिखता है। और जब हम इसको कभी जर्मिनेशन के लिए डालते हैं तो यहाँ से ही प्लांट अराइज होता है। और इस साइड को, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। एंड आपको ध्यान हो तो ये किसका, सभी किसके मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है स्टेम के। किसके मॉडिफिकेशन है, स्टेम के। अगर हम स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम हमारा डिवाइडेड होता है नोड एंड इंटर नोड में। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन जब पोटैटो है तो उसके नोड भी होंगे, इंटर नोड भी होंगे। एंड दीज आईज आर रिप्रेजेंट द नोड, ये नोड को रिप्रेजेंट करता है। एंड बिटवीन टू आईज द रीजन इज कॉल्ड इंटर नोड, ये जो इनके बीच का जगह होता है इसको हम इंटर नोड बोलते हैं। तो और हमेशा अब आपको ध्यान में रखना है कि जो नया प्लांट एराइज होता है, नया प्लांटलेट एराइज होता है, वो इस नोड से ही राइज होता है। किससे राइज होता है, नोड से ही राइज होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फ्लोरल बर्ड प्रेजेंट ऑन स्टेम, नहीं, फ्लोरल बर्ड नहीं होता। इंटरनोड मॉडिफाइड स्टेम, नहीं। नोड ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन है और उसका नोड है, नोड से ही प्लांटलेट एराइज होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। एडवेंटिटियस बर्ड प्रेजेंट ऑन रूट, नहीं, रूट में तो है ही नहीं, रूट का मॉडिफिकेशन है ही नहीं, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 23 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इनमें से पूछ रहा है कौन सा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड नहीं है। तो बडिंग भी आपने देख लिया था, लेयरिंग भी आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड है, टिश्यू कल्चर भी आपने पीछे इसके क्वेश्चंस आए थे, टिश्यू कल्चर वो भी आपने पढ़ा हुआ था। तो सोइंग आपका ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड नहीं है। दिस इज द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ये एग्रीकल्चरल एक प्रोसेस है। जब हम कोई सीड किसान खेत में डालता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड सोइंग। तो ये एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, ना कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। 25, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मिंट अकर्स बाई, अपने इस एग्जाम्पल में ही पढ़ा था, मिंट में किस मेथड से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सकर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सकर। तो इसका 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सब्स्टिट्यूट करने का एक तरीका है। मीन्स इसमें जब प्लांट का डेवलपमेंट हो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट, गैमीट के बिना फ्यूजन से, तो उस मेथड को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में और इसमें क्या सिमिलरिटी है, तो आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, दोनों गैमीट फ्यूज होते ही नहीं है। तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, बोथ आर, नहीं, डाइकॉट प्लांट में भी नहीं होता। बाईपास मेथड ऑफ फ्लावरिंग पे नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बोथ अगर अराउंड, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू पेरेंट, ये पेरेंट के जो प्रोजेनी ये प्रोड्यूस करता है वो पेरेंट के आइडेंटिकल होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट है 27, इंडिविजुअल्स ऑफ अ क्लोन। क्लोन के लिए पूछ रहा है कि कोई क्लोन है, उनके इंडिविजुअल्स कैसे होंगे। जेनेटिकली सिमिलर बट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, नहीं, ऐसा नहीं है, मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट नहीं होगा, सिमिलर होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट जेनेटिकली डिफरेंट, नहीं, ऐसा भी नहीं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दोनों डिफरेंट सिमिलर होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, बिल्कुल ये सही है आपका ऑप्शन। और जेनेटिकली एंड फिनोटिपिकली डिफरेंट, नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इस जो क्लोन होते हैं वो कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्या पूछ रहे हैं, सम ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कोई कुछ ऑर्गेनिज्म है जो दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन
जब फेवरेबल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, रिप्रोडक्शन प्रोसीड्स असेक्सुअली, जब नॉर्मल कंडीशन है तो उसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो असेक्सुअली होता है। व्हेन कंडीशंस बिकम मोर स्ट्रेसफुल, जब कंडीशन एडवर्स हो जाए, अनफेवरेबल हो जाए, रिप्रोडक्शन स्विचेस टू अ सेक्सुअल मोड, तब आपका क्या होना शुरू हो जाता है, सेक्सुअल मोड उस ऑर्गेनिज्म में होता है। क्यों, वाई, आपको बहुत पहले, इसके पहले हमने जब हम पढ़ा इस चैप्टर को शुरू किया था तभी हमने बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं दे आर द आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता, और आपस में भी वो आइडेंटिकल ही होते हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या आता है, वेरिएशन आता है। एंड आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, जब अभी कुछ पीछे के क्वेश्चंस में भी देखो आया था कि जब स्टेबल इन्वायरमेंट हो तो कौन सा मेथड रिप्रोडक्शन का होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेबल इन्वायरमेंट में होता है। जब कंडीशन आपका इन्वायरमेंट कैसा, कंडीशन कैसा हो जाए, अनफेवरेबल हो जाए, स्ट्रेसफुल हो जाए, तो सेक्सुअल मोड शुरू हो जाता है रिप्रोडक्शन का। क्यों, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनमें वेरिएशन आ सके, जो वेरिएशन आएगा तो एडॉप्टेबिलिटी बढ़ जाती है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन के ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, तो कुछ कॉम्बिनेशन के ऑफस्प्रिंग उस पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल या अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल होते हैं, तो जिससे उस स्पीसीज की एग्जिस्टेंस उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में बनी रहती है। तो ये इसके बेसिस पर हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंपल एंड मोर रैपिड अलाउइंग लार्जर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंपल नहीं, प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। Sexual reproduction requires two separate individuals who can mutually provide nutrient support during stress, नहीं, ऐसा नहीं है, दो इंडिविजुअल की जरूरत होती है। एक भी इंडिविजुअल बाइसेक्सुअल है तो एक इंडिविजुअल से काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट नहीं देता स्ट्रेसफुल कंडीशन में। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल विद न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ रिकम्बाइंड क्रोमोसोम इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही। आपका ये जो इंडिविजुअल जो बन रहे हैं उन पे नए कॉम्बिनेशन के वो बनेंगे रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम की वजह से, जिससे उनकी डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट फॉर्म्स उनके, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उनके इंक्रीज होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स मोर एनर्जी, नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 29, एपोमिक्सिस इन प्लांट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। हमने पहले बताया कि एपोमिक्सिस का मतलब क्या है, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट जब प्लांट का डेवलपमेंट होता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एपोमिक्सिस। फ्रॉम रूट कटिंग नहीं, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट, हाँ, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट जब प्लांट का डेवलपमेंट हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में एपोमिक्सिस को डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से होता है। तो ऑप्शन बी आपका 29 का राइट आंसर होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। प्रोपोग्यूल कौन सा नहीं है वेजिटेटिव, उसको आपको देखना है, समझना है। राइजोम है, सकर भी आपने पढ़ा, ट्यूबर ऑफसेट भी पढ़ा, बल्बिल भी देखा, ये लीफ बर्ड एंड बल्ब भी देखा। हाँ, एंथ्रोजॉइड आपका क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल नहीं है। दिस इज द मेल गैमीट ऑफ लोअर प्लांट। ये क्या है, मेल गैमीट ऑफ लोअर प्लांट। लोअर प्लांट मीन्स एल्गी का, एल्गी ब्रायोफाइट्स में एंथ्रोजॉइड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी समझा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी समझा, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, किसके लिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। तो हमें सही स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लेने हैं, पहचानने हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए कौन कौन सी बातें हमने पढ़ी है। अगर उसके अपोज में कोई ऑप्शन मिलता है तो देन दिस इज द आंसर। तो पहला है ऑप्शन, ऑर्गेनिज्म शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीजेस गैमीट्स। बिल्कुल,
आपने इस बेस पे क्वेश्चन भी पीछे देखा हुआ था। इनके जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं तो उनके ऑर्गेनिज्म एक बहुत अच्छा सिंक्रोनी शो करते हैं। सिंक्रोनी का मतलब एक उनके मेटिंग के टाइम पे एक प्यूक्लियर एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं, जिससे वो उनकी मेटिंग होती है और जिसके बाद वो गैमीट रिलीज करते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर इन वाटर टू इनहेंस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो आउटसाइड द बॉडी होगा, तो ज़्यादा नंबर में गैमीट प्रोड्यूस होते हैं जिससे चांसेस बढ़ पाए फर्टिलाइजेशन का, तो ये भी सही ऑप्शन है, बट हमारा ये आंसर नहीं होगा। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। अ लार्ज नंबर ऑफ गैमीट इज आर वेस्ट, हाँ बिल्कुल सही, बहुत सारा नंबर में गैमीट वेस्ट हो जाता है, ये भी स्टेटमेंट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए सही है, लेकिन हमें गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। A major advantage is that offspring are protected from predators and there is a great chance of their survival up to adulthood। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने का मतलब क्या है कि जो गैमीट का फ्यूजन होगा आउटसाइड द बॉडी होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी आउटसाइड द बॉडी होगा, तो ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलता उनके ऑफस्प्रिंग, जो चाहे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता, वो वल्नरेबल होता है अपने प्रेडेटर्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, और यही हमारा आंसर होगा। 31 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इसमें क्या पूछा जा रहा है, मॉडिफाइड स्टेम प्रेजेंट इन ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस इज, ग्लैडियोलस एक प्लांट है, इसमें जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है उसको हम बोलते हैं कॉर्म। क्या बोलते हैं, कॉर्म, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्लैडियोलस का जो मॉडिफाइड स्टेम है दैट इज नोन एज कॉर्म, कॉर्म इज द मॉडिफाइड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीजनल ब्रीडर, इसमें से कौन सीजनल ब्रीडर है, फ्रॉग भी है, बर्ड भी है, लिजार्ड भी, सभी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 33 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 34, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। एक देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट है। पहला है, एन आइसोगैमीट्स डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर। एन आइसोगैमीट्स का मतलब जब दो डिफरेंट शेप साइज के गैमीट का फ्यूजन हो, एक गैमीट छोटा हो दूसरा गैमीट बड़े साइज का हो, देन दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड एन आइसोगैमेटिक फ्यूजन। ठीक है, इसको हम तब बोलेंगे एन आइसोगैमीट्स। ठीक है, बट दोनों मोटाइल होंगे तो इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर अलग होगा, एक मेल गैमीट होगा एक फीमेल गैमीट होगा, स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी अलग होगा, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एन गैमेटिक फ्यूजन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है, इन ओवोमाइसिटीज, ओवोमाइसिटीज इज द फंगल ग्रुप, एक फंगस का ग्रुप है, 11th में पढ़ा होगा। फीमेल गैमीट इज स्मॉलर एंड मोटाइल, हो सकता है मोटाइल हो बट स्मॉलर साइज का फीमेल गैमीट तो नहीं होगा। वाइल मेल गैमीट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल, नहीं, मेल गैमीट हमेशा मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही सेलेक्ट करना था, तो हमारा आंसर एक तो मिल गया। आगे देखते हैं, क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड आइसोगैमी, हाँ बिल्कुल सही, आइसोगैमी भी और एनाइसोगैमी दोनों एग्जिबिट करता है। एंड फ्यूकस सोज उवोगैमी, फ्यूकस उवोगैमी शो करता है। आइसोगैमी जब दोनों गैमीट मोटाइल हो और सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन के स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर के हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोगैमी। एनाइसोगैमी हम बोलेंगे कि मोटाइल गैमीट बट डिफरेंट शेप एंड साइज, मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट हो, उसको हम बोलेंगे एनाइसोगैमी। उवोगैमी हम तब बोलेंगे कि मेल गैमीट छोटा हो और मोटाइल हो, ठीक है, बट जो फीमेल गैमीट है वो लार्ज साइज का हो और नॉन मोटाइल हो, देन दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड उवोगैमी। तो क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है एंड फ्यूकस भी एक एल्गी है, तो क्लेमाइडोमोनास दोनों प्रोसेस आइसोगैमी एंड आइसोगैमी शो करता है एंड फ्यूकस उवोगैमी शो करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आइसोगैमीट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डियर बिहेवियर, बिल्कुल सही, अभी हमने बताया आइसोगैमी आपका क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड फंक्शन में होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमें गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था, वो अपने क्या है, ऑप्शन बी। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35,
मोनोसियस प्लांट ऑफ कारा सोज अकरेंस ऑफ, कारा प्लांट आपको याद हो एल्गी का है, एक एल्गी है, ठीक है। इसके लिए अकरेंस, इसके में क्या पाया जाता है, उसके लिए क्या वो शो करता है वो आपको देखना है। स्टेमेन एंड कार्पेल ऑफ सेम प्लांट, नहीं, स्टेमेन एंड कार्पेल हायर प्लांट्स में बनते हैं, तो ये कारा आपका प्रिमिटिव प्लांट है, ठीक है, लोअर प्लांट है, तो इसमें स्टेमेन एंड कार्पेल की बात नहीं करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अपर एंथ्रेडियम एंड लोअर ओगोनियम, नहीं, अगर कारा का प्लांट याद हो आपका तो वो उनके नोड्स पर, जो उनका नोड होता है, तो ऊपर ओगोनियम लगी होती है, नीचे उनके एंथ्रेडियम लगे होते हैं, उनका ऊपर ओगोनियम नीचे एंथ्रेडियम होता है। तो ये आपको स्टेटमेंट कहाँ है, अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रेडियम ऑन द सेम प्लांट, हाँ सेम प्लांट, क्योंकि मोनोसियस प्लांट है तो सेम प्लांट पर ऊपर ओगोनियम नीचे एंथ्रेडियम लगा होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर ऑन सेम प्लांट, नहीं, ये इसमें एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर नहीं बनता, तो यह स्टेटमेंट नहीं सही है, तो 35 का ऑप्शन सी सही है। सॉरी, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे अभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए आपने देखा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहला, मेल गैमीट्स आर मोटाइल, सही है। मेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, एक स्टेटमेंट गलत है, मेल गैमीट्स हमेशा मोटाइल होते हैं। मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, सही है स्टेटमेंट, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन स्मॉलर नंबर, नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड, हाँ ये भी सही है, बहुत कम संख्या में एक या दो चार एग प्रोड्यूस होते हैं एक बार में, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट गलत है और सबके सही हैं, हमें फॉल्स स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना था, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है आपका, स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ, तो स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में कहाँ, ये ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन, सिनगैमी का मतलब फर्टिलाइजेशन, कौन से ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर पाया जाता है उसको आपको बताना है, तो फंजाई मॉसेस एल्गी में सिनगैमी आउटसाइड द बॉडी होता है, दिस इज द राइट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट सीक्वेंस आपको पता करना है, तो ये तो आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले जुवेनाइल फेज आता है, फिर सेनेसेंट फेज, नहीं बिल्कुल नहीं, सेनेसेंट फेज उसके बाद नहीं आता, पहले रिप्रोडक्टिव फेज आता है फिर सेनेसेंट फेज आता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, आपको करेक्ट सीक्वेंस सेलेक्ट करना है। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। रिप्रोडक्टिव फेज नहीं, ये स्टेटमेंट गलत, ये सीक्वेंस गलत है, पहले रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आता, पहले जुवेनाइल। दूसरा है वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज, ये भी सही है। प्लांट के केस में हम जुवेनाइल फेज को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं ना, एनिमल के केस में हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं और प्लांट के केस में वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। वेजिटेटिव फेज के बाद रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव के बाद सेनेसेंट, यहाँ भी जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट, दो ऑप्शन आपके करेक्ट सीक्वेंस में है, ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ का आंसर हाँ ये रहा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हुआ होगा, जिससे आपको लग रहा होगा कि नहीं, हाँ कि नहीं अब हम कर सकते हैं। हाँ, उन्हीं लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा जो चैप्टर को रिवाइज करके ये इस वीडियो को देख रहे होंगे कि हाँ हमने एक बार चैप्टर रिवाइज किया पूरा और फिर हम वीडियो देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लगेगा कि नहीं हमने पढ़ा हुआ है, आसानी से कर पा रहे हैं। लेकिन जो चैप्टर नहीं रिवाइज किया होगा उसको मुश्किल सा लग रहा होगा, बट हाँ मैंने पहले ही कहा था ना, चैप्टर रिवाइज कर लेना है एक बार, अगर आपने नोट्स बनाया है तो, नहीं बनाया है तो जो वीडियोस बने हैं जो हमारे चैनल पे हैं उसको एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी पार्ट्स हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चंस के जो हमने प्रैक्टिस करवाए वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि नहीं हाँ हमें ये चैप्टर क्लियर हो गया। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात
कि अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो आपका किस पे होगा, जो इस चैप्टर से प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। प्रीवियस एग्जाम मींस जो आपके नीट के एग्जाम हो रहे हैं वो पिछले साल इस चैप्टर से जो सवाल पूछे गए हैं, जैसे 2016 में, 17 में, 18 में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम सॉल्व करवाएंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और आपको बिल्कुल आप कर पाओगे, मुझे पूरा यकीन है। बस हाँ, चैप्टर को रिवाइज कर लो बहुत अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, ठीक है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में आपको जरा सा भी डाउट लग रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और कैसा लगा आपको वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर नहीं कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो तो आप मेल कर सकते हो medicamantra@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो हमारे नंबर पर, ठीक है। तो आज इतना हम करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों को खूब शेयर करो वीडियो को, जिससे उनका भी फायदा हो सके और खूब मेहनत से पढ़ाई करो। नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही कल का ये वीडियो होता है उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू।